से कहा, हम आगे चलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जो ए बॉडी है, कार है, बस है, कुछ भी है, अगर ये ऐसे डायरेक्शन में जा रही है एंड अगर बी जो भी है अगर ये ऐसे डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ए एंड बी की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है ऑपोजिट। ऐसे केस में अगर आपको कहा जाए रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कीजिए, रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कीजिए, ऐसे केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी, अगर इसकी स्पीड है s1, अगर इसकी स्पीड है s2, ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड की वैल्यू होती है s1 प्लस s2। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है और रिलेटिव स्पीड आपसे कहा जाए कैलकुलेट कीजिए, रिलेटिव स्पीड की वैल्यू होती है s1 प्लस s2, दोनों स्पीड्स को ऐड करना है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो जो रिलेटिव स्पीड्स हैं उनको ऐड करना है। एंड इसका जो बिल्कुल इसका उल्टा केस क्या है, अगर ए बी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ए बी उसी डायरेक्शन में जा रहा है एंड बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ए की जो स्पीड है वो है s1, बी की जो स्पीड है वो है s2। इस केस में अगर आपसे रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड की वैल्यू होती है s1 माइनस s2। यानी कि सेम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम है इसका मतलब रिलेटिव स्पीड की वैल्यू सब्ट्रैक्शन से आएगी। सब्ट्रैक्शन किस केस में, सेम डायरेक्शन के केस में, लेकिन एडिशन किस केस में, ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है दो बॉडीज का, ठीक है, तो जो रिलेटिव स्पीड की वैल्यू होती है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनकी स्पीड्स का हम एडिशन करते हैं, वही होती है रिलेटिव स्पीड की वैल्यू। एंड अगर डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के केस में जो रिलेटिव स्पीड है वो कैसे आती है, s1 माइनस s2। ये समझ में आया, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसमें बस याद रखना है आपको, सेम डायरेक्शन मतलब अगर रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए कहा जाए, यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्शन, यू जस्ट हैव टू डू सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज। एंड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, इन दैट केस रिलेटिव स्पीड की वैल्यू आएगी बाय एडिंग द स्पीड्स। जो भी इन दो बॉडीज की रेस्पेक्टिव स्पीड्स होंगी उनका आपको एडिशन करना है, वो आएगा रिलेटिव स्पीड की वैल्यू। इनको हम क्वेश्चंस में अप्लाई भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। एक एरोप्लेन है, इसको 1000 किलोमीटर्स, इसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। एरोप्लेन को टोटल डिस्टेंस कवर करनी है 1000 किलोमीटर्स। जो पहले के 200 किलोमीटर्स हैं, इसके लिए जो इसकी स्पीड रही है वो रही है 200 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 200 किलोमीटर्स के लिए इसकी स्पीड रही है 400 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद के जो 200 किलोमीटर्स हैं, इसके लिए जो एरोप्लेन है इसकी स्पीड रही है 600 किलोमीटर पर आवर। First 200 kilometers at the rate of 200 kilometer per hour, second 200 kilometers at the rate of 400 kilometer, third and last, यहाँ पे तो आई थिंक 800 ही आ रहा है, 200 किलोमीटर्स एट द रेट ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। अभी देख लेते हैं, इसमें शायद कुछ ऐसे एरर लग रहा है। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को मैं पूरा ही देख लेता हूं। डिटरमाइन द एवरेज स्पीड, जस्ट अ सेकेंड।
क्वेश्चन इतना ही है। आप इसको एक बार सॉल्व कीजिए, अगर आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में एरर है, अगर आता है तो इसका मतलब ये ठीक ही है। एक बार इसको आप ट्राई कीजिए। एरोप्लेन को टोटल 1000 किलोमीटर कवर करने हैं। पहले 200 किलोमीटर एरोप्लेन कवर करता है एट द रेट ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद के 200 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद के 200 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट के 200 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है एरोप्लेन की। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, अगर इसका आंसर आता है तो मतलब सही है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब इसमें कुछ एरर है। आप इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन भी मैं पढ़ लेता हूं। एन एरोप्लेन फ्लाइंग 1000 किलोमीटर कवर्स An aeroplane flying 1000 kilometers covers the first 200 kilometers at the rate of 200 kilometer per hour, second 200 kilometer at the rate of 400 kilometer per hour, third 200 kilometers at the rate of 600 kilometer per hour, and last 200 kilometers at the rate of 800 kilometer per hour. Determine the average speed of the aeroplane. Question इतना ही लिखा है। सर टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमें 800 लेनी है ना? नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 किलोमीटर इस एरोप्लेन को फ्लाई करना है टोटल। इस एरोप्लेन को 1000 किलोमीटर टोटल में कवर करने हैं। फिर 480 आ रहा है। अब यहाँ पे 20, 40, 60 और 80 इसका एलसीएम 20, 40, 60 एंड 80। आई थिंक कल एक क्वेश्चन में हमने ऐसे ही वैल्यूज का एलसीएम लिया था, वो कितना आया था मेरे हिसाब से, वो आया था 240। इसका मतलब एक और जीरो एक्स्ट्रा ये आएगा, इनका जब आप एलसीएम लोगे वो आएगा 2400। ठीक है, ये आएगा 200 इंटू 12 आएगा 2400, ऊपर भी आएगा 2400 प्लस 2400, 2 6 1200 प्लस 2400, 800, नीचे 2400 और यहाँ पे आएगा 600। 2400 एक बार कॉमन, ऊपर बचा 2400 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 600, कितना आएगा ये? 5000 डिवाइडेड बाई 2400, शायद 2020 कैंसिल, आएगा 50 डिवाइडेड बाई 24। 2 से 2 2s 4, 2 5s 10, 2 1s 2 2s। इन 800 किलोमीटर के लिए जो मेरे पास टाइम है वो आया है 25 डिवाइडेड बाई 12 आवर्स। लेकिन 200 जो 200 किलोमीटर है ना, वो तो फिर भी मिसिंग है ना मेरे हिसाब से।
ये टोटल टाइम है, लेकिन किन के लिए? इन 800 किलोमीटर के लिए। अगर इस एरोप्लेन को फ्लाई करना है 1000 किलोमीटर के लिए, ये हो गए 200, ये हो गए 200, ये हो गए 200, ये हो गए 200, 2 4 6 8। एक यहाँ पे एक सिरा अभी भी मिसिंग है ना, इसका क्या करेंगे? अच्छा, इसके लिए डिस्टेंस पता है 200, ना तो इसके लिए स्पीड पता है, ना इसके लिए टाइम पता है। इस पोर्शन के लिए ना है ना तो टाइम पता है। कोई यहां पे हमारी हेल्प कर सकता है? ट्रेन्स के केस में आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। या तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, जो ये आपसे कहा जाएगा कि ये जो ट्रेन है, इट हैज क्रॉस्ड अ मैन और अ पोल, इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन, जो भी होगा ऐसा कहा जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। या तो आपसे कहा जाएगा ये जो ट्रेन है, इट हैज क्रॉस्ड अ प्लेटफॉर्म। या तो आपसे कहा जाएगा ये जो ट्रेन है, इट हैज क्रॉस्ड अ टनल। ठीक है, ये 3-4 केसेस होते हैं इसमें कि ट्रेन जो है इट हैज क्रॉस्ड अ मैन और अ पोल, या तो इट हैज क्रॉस्ड अ प्लेटफॉर्म, या इट हैज क्रॉस्ड अ टनल। इन दो ये दो सिनेरियोज हैं, इन दो का जो केस है वो बिल्कुल सिमिलर है। इन दो केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे मैं समझा देता हूं आपको, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ये मान लीजिए एक टनल है, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं ट्रेन, और इसकी डायरेक्शन है इस तरफ। एक सेकेंड, यहां पे इसको बना लेते हैं। ये इसकी डायरेक्शन है। आपको बस ध्यान देना है, मैं यहाँ पे कुछ एनिमेशन भी करने की कोशिश करूंगा। ये ट्रेन इस टनल के अंदर घुसी, उसके बाद ये इस टनल के अंदर चल रही है अब ये ट्रेन, ठीक है। ये चली ट्रेन, ये चली ट्रेन, ये है ट्रेन हमारी, ये ट्रेन चल रही है, एंड अब जाके ये इस टनल से बाहर आई है, ठीक है। इस केस में आपको क्या याद रखना है? इस केस में आपको याद रखना है कि जो ये ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस ये जो ट्रेन कवर करेगी, एक तो वो होगी किसके बराबर? लेंथ ऑफ द टनल। क्वेश्चन होगा कि एक ट्रेन है, वो इतनी इतनी लंबी है, उसको इतनी लंबी टनल क्रॉस करनी है, बताइए कितना टाइम लगेगा, वो इतनी स्पीड से चल रही है। जब आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, आपको टाइम भी पता है, आपको टाइम पता है कि वो इतने सेकंड्स में टनल को क्रॉस कर रही है, आपको ट्रेन की स्पीड भी गिवन होगी, आपको बताना है कि जो लेंथ ऑफ टनल है वो कितनी, वो क्या है। ऐसे केस में आपको बस याद रखना है कि जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है? लेंथ ऑफ टनल प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। हम तब कहेंगे इस ट्रेन ने इस टनल को क्रॉस किया, एक तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी इस टनल की लेंथ के बराबर, और दूसरा अपनी लेंथ के बराबर। इसको पहले पूरा बाहर आना है, तब हम कहेंगे कि इस ट्रेन ने इस टनल को क्रॉस किया है। बिकॉज अगर मैं ऐसा सिनेरियो लू ना, अगर मैं ऐसा सिनेरियो लूं, जस्ट ए सेकेंड, इफ आई कंसिडर दिस सिनेरियो, अब मान लीजिए ये जो लाइन है ना, रेड लाइन, ये ट्रेन है। अगर मैं ये सिनेरियो मान लूं, कौन सा सिनेरियो? कि ये जो ट्रेन है ना, ये ऐसे है। इस केस में ये जो ट्रेन है ये पूरी बाहर नहीं आई है, इस टनल से ये ट्रेन पूरी बाहर तब आएगी जब इसकी पूरी लेंथ इस टनल से बाहर आई होगी। इस ट्रेन की पूरी लेंथ टनल से बाहर आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि इस ट्रेन ने इस टनल को क्रॉस किया है। लेकिन जब ये ट्रेन पूरी बाहर आई होगी, एक तो इसने इस टनल की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर की होगी,
दूसरा अपनी लेंथ को, इसको भी तो, ये जो अपनी लेंथ है ना, ये इसके बराबरी भी तो इसको बाहर आना है ना। इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन दिस केस इज लेंथ ऑफ टनल प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। ऐसा ही सिनेरियो होता है प्लेटफॉर्म के केस में। फॉर एग्जांपल ये है प्लेटफॉर्म, ये है प्लेटफॉर्म, ये होता है प्लेटफॉर्म जहां पे जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, जो ट्रेन को बोर्ड करते हैं, जहां पे वो ठहरे हुए होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, वो होता है प्लेटफॉर्म। लेकिन ट्रेन जिससे गुजरती है ना, जिस पे ट्रेन चलती है, वो होता है रेलवे ट्रैक, वो होता है रेलवे ट्रैक। अब मान लीजिए ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है, और एक ट्रेन यहां से चल रही है। अब बड़ी ट्रेन होती है, इस पे व्हील्स होते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं बीच में बना रहा हूं। क्वेश्चन होगा कि इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। हम कहेंगे कि ये ट्रेन तब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जब एक तो ये लेंथ, एक तो ये डिस्टेंस कवर करेगी किसके बराबर, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। दूसरा इसको अपनी लेंथ के बराबर भी बाहर जाना है, बिकॉज पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस ये तब करेगी जब इसकी पूरी बॉडी बाहर आएगी इस प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म के केस में भी जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो होगी लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये दो कॉन्सेप्ट्स किसको समझ में आए? मैंने आपके लिए इस ट्रेन को भी इधर उधर कर दिया। रिपीट करना है। यानी कि ये दो केसेस सेम है, इन दोनों केसेस में डिस्टेंस कवर्ड या तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या लेंथ ऑफ टनल प्लस या लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेकिन प्लस होता है लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये होती है इस केस में डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म या टनल के केस में। लेकिन मैन या इलेक्ट्रिक पोल अगर होगा, इस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो सिर्फ होगी लेंथ ऑफ द ट्रेन। LT मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन। इस केस में जो मैन या पोल है ना, इनको हम कंसिडर करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, इनको हम कंसिडर करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रिक पोल है और ये एक ट्रेन है। हम तब कहेंगे हम इस ट्रेन ने इस इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस किया जब ये किसके बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी लेंथ के बराबर। इसलिए मैंने लिखा कि इस केस में डिस्टेंस कवर्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोल और ए मैन, इस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो होता है सीधा सीधा किसके बराबर, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ के बराबर। इसको ट्रेन अगर डिस्टेंस कवर करेगी, हम कहेंगे इसने इस मैन को या इस इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस किया है। इतना समझ में आया? एंड अगर पूछा जाए रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, उसमें अभी हमने सीखा ना, अभी हमने सीखा कि अगर ए बॉडी इस तरफ जा रही है, बी बॉडी इस तरफ जा रही है, रिलेटिव स्पीड इन दिस केस होगी S1 प्लस S2। डायरेक्शन ऑपोजिट, स्पीड्स को ऐड करके आपको रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है एंड अगर आपसे रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, आप क्या करोगे, आप करोगे S1 माइनस S2। अगर S1 A की स्पीड है, S2 B की स्पीड है, रिलेटिव स्पीड किसके बराबर आएगी, S1 माइनस S2। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड की वैल्यू होती है S1 प्लस S2। ऑपोजिट डायरेक्शन, स्पीड्स का ऐड करके आपको रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी। डायरेक्शन सेम, स्पीड्स का सब्ट्रैक्शन करके आपको रिलेटिव स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। ट्रेन्स के केस में भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। ये 3-4 सिनेरियोज होते हैं ट्रेन्स के केस में, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिए और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डायग्राम का भी यूज किया सो दैट आपको समझ में आ जाए। ट्रेन्स पे एक एग्जाम में JK SSB ने काफी क्वेश्चन पूछे थे। ये पेपर का भी नाम मैं बता देता हूं। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्रॉस कर रही है या पास कर रही है एक टेलीग्राफ पोस्ट, मतलब एक पोल, इलेक्ट्रिक पोल आप मान सकते हो। टेलीग्राफ पोस्ट मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है,
ट्रेन जो है इट passes a telegraph post in 54 seconds, लेकिन तब इसकी स्पीड थी मूविंग विद a speed of 477 किलोमीटर पर आवर. Find the length of the train. Find the length of the train. ऑप्शन भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए. A train passes a telegraph post of in 54 seconds, moving with a speed of 477 kilometers per hour. Find the length of the train in meters. इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. ताहिरा, जो आंसर आपने लिखा है, हाँ अब सही है. जो पहले लिखा था वो तो ऑप्शन में भी नहीं है. का एक और क्वेश्चन है, इसी पेपर का एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं. जस्ट ए सेकेंड. क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है, एक ट्रेन है, ट्रेन इसकी लेंथ है 1065 मीटर्स. इट इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, जो इसकी स्पीड है वो है 161 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंड्स will it take to cross a 710 meter long train running in the same direction. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में यहां पे लग रहा है, यहां पे कुछ है. आपके लिए हिंट, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में ये आ रहा है. ये दिख रहा है, आई डोंट नो इसका अप्रोच क्या है, लेकिन लग रहा है यहां पे कुछ है. एट a speed of 131 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे टाइम आपको निकालना है. मैं इंग्लिश में अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिलहाल आप इसको नोट कीजिए या इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए. हाउ मेनी सेकेंड्स, जो ऑप्शंस हैं वो सारे सेकेंड्स में हैं, ठीक है. 215, 211, 213, 217. सॉल्व कीजिए इसको. क्वेश्चन है, ए ट्रेन 1065 मीटर्स लॉन्ग इज running at a speed of 161 kilometers per hour. How many seconds will it take to cross a 710 meters long train running in the same direction at a speed of 131 kilometers per hour? सॉल्व कीजिए इसको. जो मैंने हाईलाइट किया है सेम डायरेक्शन, मुझे लग रहा है यही आपका कीवर्ड होना चाहिए. आपका कीवर्ड यही होना चाहिए. किसी का आंसर आया?
किसी का आंसर आया? लॉस्ट इल्यूजन, मारिया, हिना एंड ताहिरा। बस इन्हीं 4 स्टूडेंट्स का आंसर आया है। बढ़िया। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहे हैं, जिससे आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। ये बेकार सवाल है यहाँ। एक पर्सन है, वो अपनी जो साइकिल है उस पर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। कहां से कहां जा रहा है? ए से बी जा रहा है। ए से बी जा रहा है, ठीक है। एक सेकंड, ये बंद ही हो गई ऐप। ऑफ 60 किलोमीटर था, कुछ ऐसा ही था। ए से बी जा रहा है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ए से बी जा रहा है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एंड जब बी से ए वापस आ रहा है, जब ये बी से ए वापस आ रहा है ना, तो जो इसकी स्पीड है वो गिवन नहीं है। जब ये बी से ए वापस गया है, इसकी स्पीड जो है वो गिवन नहीं है, उसकी वैल्यू। लेकिन ये कहा गया है कि इसकी स्पीड जो बी से ए जब ये रिटर्न हुआ है, वो 50% इंक्रीज हो गई है। यानी कि जब ये ए से बी आया था, जो इसकी स्पीड है, ठीक है, वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब ये बी से ए की तरफ वापस गया, इसकी स्पीड पहले से 50% इंक्रीज हो गई। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एवरेज स्पीड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर बोथ हिज ट्रिप्स? बोथ हिज ट्रिप्स मतलब आया एक ट्रिप, गया एक ट्रिप। इजी क्वेश्चन है। मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आपके लिए। A person travels on a cycle from place A to B at a speed of 60 km per hour and returns by increasing his speed by 50%. What is his average speed for both his trips? Easy question है, बस यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कीजिए जल्दी से। आ जाएगा। इस तरफ 60 है, 50% इंक्रीज करके वो इस तरफ स्पीड होगी, उसके बाद वही शॉर्टकट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ट्रेन है, इसकी जो स्पीड है वो है 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। It enters a railway station and crosses the platform in 20 seconds. If the length of the train is 100 meters, what is the length of the platform? सॉल्व कीजिए इसको।
A train moving at a speed of 63 km per hour enters a railway station and crosses the platform in 20 seconds. If the length of the train is 100 meters, what is the length of the platform? ऑप्शन नंबर सी 250 मीटर्स, ये है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, सबने इसको सॉल्व किया या मैं एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन को? ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने पहली क्लास में सिखाया है। जरा आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लग रहा है कि मैंने पढ़ाया है, आई डोंट नो सॉल्व होता है हमसे या नहीं, लेकिन ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। लग रहा है कि हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है। एक बस है, एक बस है, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है, इट इज इंक्रीज्ड बाय it is increased by 5 km per hour from its normal speed एक बस है, अगर इसकी स्पीड, जो इसकी नॉर्मल स्पीड है ना, अगर इसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन यही है। मैं उसके बाद इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो ये जो बस है, इट टेक्स 2 hours लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर्स। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है इसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो कितनी है। इसकी जो नॉर्मल स्पीड है बस की वो कितनी है। क्वेश्चन क्या है? इफ द स्पीड ऑफ ए बस इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्पीड, it takes 2 hours less for a journey of 300 kilometers. The normal speed of bus in kilometer per hour is, ये क्वेश्चन है। आई बिलीव कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। लेट अस सी सॉल्व होता है या नहीं। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। मुझे लग रहा है हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है। ये है 45। इसको आप कैसे सोचोगे? नॉर्मल टाइम मान लेते हैं t, नॉर्मल स्पीड s, नॉर्मल टाइम t, यानी कि पहले केस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, टाइम है t। उसके बाद कहता है कि अगर स्पीड इंक्रीज होगी बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब अब स्पीड हो गई है s+5 और डिस्टेंस वही है, लेकिन जो टाइम है वो 2 घंटे कम हुआ है। टाइम पहले लगता था t, अब लगेगा t-2। इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, आप यहां से आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यही मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर नॉर्मल स्पीड s है, नॉर्मल टाइम t है, तो पहले केस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दूसरे केस में स्पीड इंक्रीज हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड मैंने इंक्रीज कर दी 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब टाइम लग रहा है t-2। यहां से आप क्या कीजिए, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से s की वैल्यू है ना 300 डिवाइडेड बाय t, s इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय t। इसको आप इस वाली इक्वेशन में अगर पुट करोगे ना, ये आएगा 300 डिवाइडेड बाय t प्लस 5 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय t-2।
एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, यहां से आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब आपके पास टी की वैल्यू आएगी ना, उसको आपको इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, s इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई टी, उसके बाद आपके पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। मेरे दिमाग में यही स्ट्राइक हो रहा है, अगर आपके दिमाग में कोई और मेथड स्ट्राइक कर रहा है, आप उसी के थ्रू इसको सॉल्व कीजिए। मेरे दिमाग में लेकिन यही चल रहा है। कितना आएगा? 300 प्लस 5t इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 300t, यही आएगा। यहां पे इसको सॉल्व कीजिए। 300 इंटू टी होता है 300t, और 300 इंटू 2 होता है माइनस 600, प्लस 5 इंटू टी होता है, प्लस 5t इंटू टी होता है प्लस 5t स्क्वायर, और प्लस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू माइनस 2 होता है, ये आएगा माइनस 10t इज इक्वल टू 300t। अब ये प्लस 300 कैंसिल होता है, यहां पे बचा क्या? यहां पे बचा 5, यहां पे बचा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे थोड़ी बहुत किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है, यहां पे किसी स्टूडेंट को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इसका भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां पे फंस गए हम, क्या करें, एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। मैं यहां पे दो मेथड्स आपको सिखाऊंगा, दोनों आपको सीखने हैं, बिकॉज दोनों आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में। पहला मेथड होता है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे आता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जहां पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब ये एक्स, ये जो ए है ना, ए, ये जो ए है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। बी ये भी है कोएफिशिएंट, सी है कांस्टेंट, और जो ये एक्स है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का पावर इस केस में 1, इस केस में 2। एक इक्वेशन में अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब उस इक्वेशन की डिग्री क्या है? डिग्री 2। हाईएस्ट पावर को ही हम कहते हैं डिग्री। इफ द डिग्री ऑफ एनी पर्टिकुलर इक्वेशन इज 2, इसका मतलब वो जो इक्वेशन है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है, एक मेथड को उसको कहते हैं मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन इसमें जो असल में मेथड यूज होता है उसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको मैं सिखाऊंगा आज ही। विद इन सेकंड्स आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, दूसरा मेथड होता है इसमें यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना, और तीसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको आप गोली मारिए। ठीक है, आपको बस ये सीखना है, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा, जस्ट ए सेकेंड, 5 मिनट लगेंगे, इसमें ज्यादा नहीं लगेगा। ये भी आप याद रखिए कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके हमेशा 2 रूट्स, अगर रूट समझ नहीं आ रहा तो आप याद रखिए इसके हमेशा 2 सॉल्यूशंस, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा आप हमेशा याद रखिए इसके हमेशा 2 आंसर्स होते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे होता है, इसमें जो वैल्यू होती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जो मैंने यहां पे लिखी जनरल फॉर्मूला लिखी थी ना, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो ये x है इसके 2 वैल्यूज होते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक बार में आपको क्या करना है, एक बार में आपको x की वैल्यू लेनी है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2a, ये है एक वैल्यू। दूसरी बार आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार आपने यहां लिया ना माइनस, इसी का मतलब है प्लस माइनस, एक बार आपको प्लस लेना है यहां पे, एक बार माइनस। अगर यहां पे माइनस लिया आपने, दूसरी बार आपको यहां लिखना है प्लस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, एंड क्लास 10th में मैथमेटिक्स कोई छोड़ नहीं सकता है, हर किसी ने पढ़ा है। हाँ मे बी अब आप भूल गए हो, लेकिन पढ़ा है सबने, ठीक है। ये लोन पता नहीं कौन निकल गया पतली गली से। अरे डरना नहीं है इसमें, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको हर कोई चीज सीखनी है। आधे निकल लिए, गोली मारिए इस क्वेश्चन को, जाइए जाइए गोली मारिए इसको, कीजिए अपने क्वेश्चन। लेट इट बी गाइज, लेट इट बी। एक दिन में तुर्रम खान कोई नहीं बनता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप उतरे हो ना, यू हैव टू, आपको ऐसी मेंटालिटी रखनी है कि आपको हर कोई चीज सीखनी है, आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है। ये नहीं कि सामने सुपरवाइजर का एग्जाम है, ये क्या पढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी हाँ ये सवाल इस मकलाव इतना सिलेबस कंप्लीट करिए, फिर कुछ आए या ना आए मॉक टेस्ट उसमें। आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, आपको सीखना है सो दैट दोबारा से कभी आपको मैथमेटिक्स ना पढ़ना पड़े। आप क्लास छोड़ के भाग रहे हो। मैं बताऊंगा ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है बड़े बड़े वैल्यू से, तो कुछ भी नहीं है, मैं बताऊंगा ना कैसे कैलकुलेट करना है। ये दो फॉर्मूले आपको, ये वाली फॉर्मूला है, इसको मैंने यहाँ पे एक तो इसको मैंने इस तरफ एक्सपेंड किया एक बार, एक बार इस तरफ एक्सपेंड किया, लिखा वही, लेकिन एक बार यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया, बाकी वही है, ठीक है। यही दो सोल्यूशन होते हैं एक्स के। अगर ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये जो एक्स होता है वेरिएबल होता है, इसके दो वैल्यूज होते हैं, एक वैल्यू इसका इससे मिलता है, एक वैल्यू इसका इससे मिलता है। अगर आपको एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल आपके पास, अभी हम ले लेते हैं एक इक्वेशन, मैं समझा देता हूं अभी, फिलहाल आप जनरल से सीखिए। ये मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं सीधा सीधा लिखूंगा एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप क्या करोगे एग्जाम में, ये तो याद होगा आपको, लेकिन एग्जाम में आप पहले कैलकुलेट करोगे ये अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड, मुझे क्लास 10th की एनसीईआरटी पीडीएफ खोलनी है, जस्ट ए सेकेंड। टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 600 इज इक्वल टू 0। ये 5 सेकंड का मामला है, लेकिन जस्ट टू गिव यू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई है एग्जाम में, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। हमारे पास एक ही, फिलहाल तो एक ही टूल है ना हमारे पास, ये पहले हम कैलकुलेट करेंगे, आप भी कीजिए, अंडर रूट ऑफ, या पहले हम सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैलकुलेट कीजिए इसका बी क्या होता है, इसका बी होता है इस x का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट है b, इसका मतलब b है -7 इसका स्क्वायर, ठीक है, एंड -4 इंटू a है किसका, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आएगा, आप इसको इसके साथ मैच करना है ना आपको, a के बदले है यहाँ पे 2, b के बदले है -7, c के बदले है 3, वही मैं यहाँ पे मैच कर रहा हूं, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूं। a की वैल्यू है यहाँ पे 2 और c की वैल्यू है 3, ये आएगा किसके बराबर, -7 स्क्वायर होता है, -7 इंटू -7 होता है प्लस 7 इंटू 7 हो गया 49 माइनस 4 3 12 12 2 24, ये कितना आएगा, 9 माइनस 4 होता है 5, 4 माइनस 2 होता है 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 25। अब आप क्या करोगे, एक बार आपको लिखना है x की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाई 2a, ये एक वैल्यू है x की। दूसरी वैल्यू जो x की होती है वो क्या होती है, माइनस b, और यहाँ पे होता है प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आपको बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं। जो ये b स्क्वायर माइनस 2a है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास है ना 25 ऑलरेडी, बस इसके ऊपर अंडर रूट लगाना है। जो b है इसकी वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है अभी के केस में -7। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे असल में प्लस होता है b जनरल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे है ना -7, इसका मतलब b की वैल्यू है -7। एक तो इस फॉर्मूला का माइनस, दूसरा b अलग से भी माइनस ही है। उसके बाद माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की अभी अलग से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 इंटू 2। दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू माइनस और -7 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वही है दो रूट्स या दो सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। बस इतना ही करना है। अब इसमें क्या है, समझ में आया? यहां पे आएगा फिर माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 7 माइनस अंडर रूट 25 होता है 5 डिवाइडेड बाई 4। 7 माइनस 5 होता है 2 डिवाइडेड बाई 2। या तो मेरे पास x की वैल्यू 1 आई है, डिवाइडेड बाई 4। हाँ 2 इंटू 2 होता है 4, सॉरी 4। 7 माइनस 5 होता है 2 डिवाइडेड बाई 4। 2 1 2 2, यानी कि एक x की वैल्यू आई है 1/2। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस अंडर रूट 25 होता है 5 डिवाइडेड बाई 4। 7 प्लस 4 होता है 7 प्लस 5 होता है 12 डिवाइडेड बाई 4। 4 1 4 3 x की एक और वैल्यू आई है 3। बस यही है दो सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 3। अब इसमें क्या है, पहले आप अलग से क्या वैल्यू कैलकुलेट करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। जिसको कुछ नहीं आता उसको ये मेथड सीखना है। अभी मैं एक और मेथड बताऊंगा, फिलहाल आप ये मेथड सीखिए। यहां पे आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ये वाली, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पहले केस में पहला रूट जो है वो किसके बराबर है, माइनस बी, और उसके बाद माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दूसरे केस में यही लिखना है, लेकिन माइनस बी के बाद प्लस लिखना है, बाकी वही है। एक बार आप उसके बाद अलग से बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कीजिए, जब वो वैल्यू आएगी उसके बाद उसको एक बार इसमें पुट कीजिए, आपके पास दो रूट्स आएंगे। ये है एक मेथड, इसको हम कहते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, उसके साथ ही मैं इक्वेशन को भी वहीं से सॉल्व करूंगा। इक्वेशन है 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 600, इसी पे मैं वो मेथड दिखाऊंगा। 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 600 इज इक्वल टू 0। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर नाम याद नहीं भी रहता है डजंट मैटर, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए सॉल्व कैसे करते हैं। दूसरा मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करते हैं, इसमें आप क्या करोगे, मैं यहां पे स्टेप्स बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड के, वही आपको नोट करने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, पहला स्टेप फैक्टराइजेशन मेथड का क्या होता है, आपको क्या लेना है, आपको लेना है ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, यहां पे इसके साथ t है, इसके साथ t स्क्वायर है, लेकिन ये जो 600 ये बेचारा अकेला है, कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म को अपने साइन के साथ, इस कांस्टेंट टर्म को अपने साइन के साथ इसको, और जो कोएफिशिएंट है टी स्क्वायर का, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, और जो कांस्टेंट टर्म है साइन के साथ, इन दो को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा 5 इंटू माइनस 600 कितना होता है, माइनस 3000। पहला स्टेप क्या है, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं आपके लिए, मल्टीप्लाई, अब यहां पे t है, वेरिएबल t है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, जो भी होगा, या एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, जो भी होगा, स्क्वायर वाली जो टर्म है
उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? विद द कांस्टेंट टर्म। जो भी कांस्टेंट टर्म होगी साइन के साथ, कांस्टेंट टर्म उसका साइन उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे -600 लिया, बिकॉज जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है इन दिस केस, इसलिए मैंने उस नेगेटिव साइन को अपने साथ लिया। यहां पे आया मेरे पास 3000। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि जो ये मिडिल टर्म है ना, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। फैक्टोरेशन मेथड में हम क्या अप्लाई करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते हैं। दूसरा है ये मामला है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये तो इसी का है, लेकिन हमें फिलहाल ऑब्जर्व करना है हमें क्या? ये 10 जो मिडिल टर्म बचा, जो मिडिल टर्म यहां पे बची है, इसका जो कोएफिशिएंट है 10। हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ब्रेक द मिडिल टर्म इन सच ए वे कि जो वो दो टुकड़े आएंगे ना आपके पास, दो पीसेस, उनका एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन मैं सिखाऊंगा ना अभी। फिलहाल आप याद रखिए, मिडिल टर्म को दूसरे स्टेप में मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि जो वो दो टुकड़े आएंगे उनका एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन किसके बराबर होना चाहिए? उनका एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन इसी कोएफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। किस कोएफिशिएंट के? मैं यहां पे लिख रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ, इस केस में टी। जो टी टर्म है यानी कि टी कोएफिशिएंट है, इसकी जो टर्म है ना 10, जब हम इसको ब्रेक करेंगे, उनका जब हम उन दो पीसेस का जब हम एडिशन करेंगे वो आना चाहिए कोएफिशिएंट के बराबर, या उनको अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब वो कोएफिशिएंट के बराबर आना चाहिए जो टी का कोएफिशिएंट है। इस केस में कैसे? इस केस में जो हमारे पास ये 3000 आया है ना, नेगेटिव है, जरूर नेगेटिव है, लेकिन फिलहाल हम खाली इस 3000 को क्या करेंगे? इस 3000 की हम फैक्टराइजेशन कैरी आउट करेंगे। कैसे? 5 से कीजिए, 5 6 30, 5 zeros, फिर से 5 से, 5 1 5, 5 2 10, 5 zeros, फिर से 5 से, 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20। उसके बाद 3 से, 3 8 24। ठीक है, उसके बाद 2 4 8, 2 2s और 2 1s। इसका मतलब है जो ये 3000 है इसकी फैक्टोराइजेशन क्या आई है? इसकी फैक्टराइजेशन है 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार, 3 1 बार और 5 कितनी बार? 3 बार। 3000 जो है ये किसके बराबर है? 2 जो है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 बार और 5 3 बार। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आया या रिपीट करना है कुछ? मैंने बस यहां पे इसकी फैक्टराइजेशन लिखी है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। दिमाग क्या लगाऊंगा? यहां पे मैं इन नंबर्स को ऐसे, यहां पे दो वैल्यूज ऐसे बनाऊंगा, ऐसी वैल्यूज बनाऊंगा कि अगर मैं उनका ऐड करूंगा या तो वैसे 10 आना चाहिए या उनका सब्ट्रैक्शन करके मेरे पास 10 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दो पेयर में ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे? जरा यहां पे देखिए, यहां पे मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिगिनर हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोशिश करूंगा पेयर बनाने की, मैं आपको समझा रहा हूं। मैं यहां पे लिखूंगा 5 3 15, 15 2 30, 5 3 15, 15 2 30, 30 into 2 हो गया 60। ठीक है, लेकिन पहला ही मेरा पेयर बन गया। 5 5 25, 25 into 2 कितना हुआ? 50। ठीक है, एक पेयर मैंने सोचा कि मैंने इनको क्लब किया, ये आया 60, इनको क्लब किया, ये आया 50। अब आप सोचिए, 60 एक नंबर है और 50 एक नंबर है। क्या किसी तरह इन नंबर्स को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या मुझे किसी तरह 10 मिलेगा? इन नंबर्स को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या मुझे 10 मिलेगा? ऑफ कोर्स 10 मिलेगा। कैसे? अगर मैंने इनको ऐसे किया, 60 - 50 = 10। इसका मतलब जो 60 नंबर है ना, वो मुझे पॉजिटिव लेना है और जो 50 है वो नेगेटिव लेना है।
तभी तो आएगा ना +60 -50 आएगा ना 10। बड़ा नंबर उसका ही साइन यहां पे होता है। और एक तो इनकी इस पेयर की एक खूबी क्या होनी चाहिए कि उनका इस पेयर की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोएफिशिएंट ऑफ टी आना चाहिए, जो इसका कोएफिशिएंट है। दूसरी प्रॉपर्टी इस पेयर की ये होनी चाहिए कि अगर आप इस पेयर को मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर आप इस पेयर को मल्टीप्लाई करोगे, जो पहले स्टेप में यहां पे आंसर आया है ना आपका, ये वो यहां पे आना चाहिए। जो पेयर है इसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे ना, जो स्टेप 1 में आपके पास आंसर आया है ना मल्टीप्लाई, उस पेयर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो स्टेप 1 में आंसर आया है वो वहां पे आना चाहिए। जैसे हमने किया 60 - 50 वाया 10, यानी कि सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास 10 आया है, सही है। लेकिन अगर हम एक नंबर, इसका मतलब एक नंबर लेना है पॉजिटिव, एक नंबर लेना है नेगेटिव, लेकिन हमें यह भी सोचना है ना कि इनका मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास क्या आना चाहिए, -3000। आप देखिए मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है -3000। अगर मैंने 60 पॉजिटिव लिया 50 नेगेटिव लिया, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है माइनस। एक और गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ नहीं है, आंसर सही है, लेकिन गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है कि यहां पे -10t बीच में आना चाहिए। जरा यहां पे देखिए, यहां पे -10t बीच में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है ना वो नेगेटिव रखनी है। -60 + 50 वो आएगा -10, बिकॉज -60 × 50 वो आएगा -3000, और -60 + 50 करके 10 आएगा। 10 यहां पे सही है, लेकिन यहां पे -10 आना चाहिए, बिकॉज जो t है ना इसका कोएफिशिएंट है -10, यहां पे -10 ही आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा जो पेयर है ना, एक होगा, मेरा जो पेयर है उसमें से एक होगा -60, एक होगा +50, बिकॉज -60 + 50 होता है -10, एंड -60 × +50 होता है -3000। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की है इस पेयर ने। एक तो इनका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास आया है इसके बराबर, दूसरा जब मैंने इनको ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया मेरे पास -10 आया है। अब मैं कैसे प्रोसीड करूंगा? क्वेश्चन था 5t² -10t -600 = 0। मैंने सोचा ये किसके बराबर आएगा? 5t² ऐसे ही रखा, 5t² ऐसे ही रखा। उसके बाद यहां पे क्या लिखा? यहां पे मैं लिखूंगा -60t + 50t। पेयर तो 50 60 50 है, लेकिन यहां पे t इसके साथ आपको लाना है। उसके बाद आएगा ये -600 = 0। जरा आप यहां पे एक बार दिमाग लगाइए, अगर मैं यहां से वापस जाना चाहूं, क्या मेरे लिए पॉसिबल है वापस जाना? -60t + 50t, क्या ये -10t के बराबर है? बिल्कुल सही, मैं यहां से जा सकता हूं वापस, यानी कि मेरी जो पेयरिंग है वो बिल्कुल आपको यहीं पे दिख जाएगा कि पेयरिंग सही है या नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद यहां पे आपको कॉमन लेना है। कॉमन है 5t, अंदर बचा t - 12, यही है ना। 5t × t होता है 5t², 5t × -12 होता है -60t। उसके बाद यहां पे यहां पे भी एक शॉर्टकट है, जो यहां पे कॉमन है ना वही इन दो टर्म्स में भी कॉमन आएगा। इन दो टर्म्स में भी वही चीज कॉमन आएगी। यहां पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो t - 12। यहां पे फिर क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 50, लेकिन +50 × t हो गया +50t, +50 × -12 हो गया -600 = 0। अब यहां से t - 12 एंड t - 12 कॉमन, अंदर क्या बचा? अंदर बचा 5t + 50 = 0। अब यहां पे दो नंबर्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है। इसका मतलब इधर t - 12 = 0 और 5t + 50 = 0। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मैंने आपसे कहा x × y = 0, यहां पे 0 तभी आंसर आएगा या तो ये x 0 है, या तो ये y 0 है, या तो ये दोनों 0 है। यही एक पॉसिबिलिटी है यहां पे, या तो x 0 है, फॉर एग्जांपल 0 × 5 = 0, या 5x है, या कोई भी वैल्यू है और y 0 है, तब आंसर आएगा 0, या तो ये दोनों 0 है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि
अगर t माइनस 12 इंटू 5t प्लस 50 होता है 0 के बराबर, या तो t माइनस 12 0 है या तो 5t प्लस 50 0 है। अब यहाँ पे अगर t माइनस 12 0 है, इसका मतलब यहां से t की वैल्यू आएगी 12 के बराबर, और अगर 5t प्लस 50 0 के बराबर है, यहां से 5t की वैल्यू आएगी माइनस 50, t की वैल्यू आएगी माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5 10। t जो है ना, इसकी वैल्यू आई है नेगेटिव। अब हमें देखना है कि ऑप्शंस में जो t है क्या उसकी नेगेटिव वैल्यू अलाउड है। अगर अलाउड है तो आप ये भी वैल्यू ले सकते हो। अगर वहां पे कोई ऐसी वैल्यू है जो जिसका नेगेटिव वैल्यू कोई मीनिंग नहीं रखता है, उस केस में आपको इस वैल्यू को डिस्कार्ड करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था टाइम का। जो टाइम है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम इस 10 को यहाँ पे माइनस 10 को रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब जो t है वो 12 सही है। t जो है वो 12 के बराबर है। t जो है वो 12 के बराबर है, इसका मतलब t इज इक्वल टू 12। जब t 12 है, इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म साइन के साथ, एंड जो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब x का 1 कोएफिशिएंट होगा। यहाँ पे x का इस केस में अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। स्टेप 1 में क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि -22 इंटू 1 किसके बराबर होता है, -22। स्टेप टू में इस 9x को ऐसे, ये जो 9 है कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जो वो पेयर आएगा उनका एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहां पे मेरे पास आना चाहिए +9। ठीक है, एंड उनका मल्टीप्लीकेशन करने से मेरे पास आना चाहिए आंसर कितना, -22। मैं क्या करूंगा, यहां पे मुझे पता है -22 है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पे 22 को फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा। 2 इंटू 11 होता है 22। 11 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब 11 1 इज 11। 22 की फैक्टराइजेशन आएगी 2 इंटू 11। यहाँ पे दो ही वैल्यूज है मेरे पास, इसका मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आना चाहिए क्या, +9। इसका मतलब मैं लिखूंगा 11 और यहाँ पे -2। 11 - 2 होता है 9। मेरे पास आना चाहिए +9। मेरे पास आना चाहिए +9। +9 आया जब मैंने 11 को पॉजिटिव लिया एंड 2 को नेगेटिव लिया। और मेरे पास 11 इंटू -2 करने से -22 भी आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने पेयरिंग सोची है वो बिल्कुल सही है, एक 11 एक -2। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बस जो वैल्यूज हैं वो लिखूंगा। ये आएगा यहाँ पे 1x² लिखने की, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आएगा x² प्लस 9x के बदले 11x माइनस 2x -22 इज इक्वल टू 0। जरा आप इसकी तरफ एक बार देखिए, ये 11x - 2x आएगा ना वापस से +9x। इसका मतलब हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे x कॉमन, अंदर बचा x + 11। यहाँ पे -2 कॉमन, इन दो टर्म्स में -2 कॉमन, बचा क्या, अंदर बचा x - 11, x + 11। x + 11 क्यों, बिकॉज -2 इंटू x हो गया -2x, -2 इंटू +11 होता है -22 इज इक्वल टू 0। x + 11 कॉमन, अंदर बचा x - 2 इज इक्वल टू 0। अगर दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ईदर x + 11 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। अगर x + 11 0 के बराबर है, इसका मतलब x किसके बराबर है, x की वैल्यू आएगी -11। एंड अगर x - 2 0 के बराबर है, इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। समझ में आया। किसी दिन अगर ये क्वेश्चन में और आया तब हम इस पे फिर से बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफी है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। इस पे नहीं करेंगे, अब वापस जो टाइम स्पीड डिस्टेंस रहा है हमारा टॉपिक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उस पे।
सॉल्व कीजिए इसको। रनिंग एट a speed of 60 km per hour, a train passed through a 1.5 kilometer long tunnel in 2 minutes. What is the length of the train? सबने इसको सॉल्व किया? ये भी मैं यहाँ पे बता दूं, ये जेके एसएसबी क्लास 4 2021 के पेपर में पूछा गया था। 1 सेकंड का 1 लाइन का क्वेश्चन है। एक पर्सन है अनिल एंड एक पर्सन है वरुण, ठीक है। जो अनिल है इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड और जो वरुण है इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Then the ratio of time taken to cover a certain distance by them is, I think ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है, इसलिए क्वेश्चन इजी लग रहा है। रेशो निकालना है इनके टाइम का, 1:1, 5:18, 1:2, 18:5। सॉल्व कीजिए इसको। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसको पहले अगर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अगर ये दोनों सेम डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं, जो इनकी स्पीड का रेशो होगा उसका उल्टा होगा टाइम का रेशो। एक बार 40 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में, उसके बाद इनकी स्पीड्स का रेशो निकालिए, उसके बाद जो इनकी स्पीड्स का रेशो होगा उसका उल्टा ले लीजिए, वो आएगा टाइम का रेशो। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट सॉरी, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये आएगा 2 9 18, 2 2s 2 zeros, 20 into 5 होता है 100 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो वरुण है इसकी स्पीड है 100 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड और जो अनिल की स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकंड। जरा आप इसका रेशियो निकालिए, 40 डिवाइडेड बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 9, 40 डिवाइडेड बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 9, वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे 0 0 कैंसल, 2 2s 4, 2 5s 10, 2 into 9 होता है 18 डिवाइडेड बाय 5 1 is 5। लेकिन ये रेशो किसका है? ये है अनिल की स्पीड और वरुण की स्पीड का। अगर ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना, जो इनकी स्पीड का रेशो होगा उसका उल्टा होगा इनके टाइम का रेशो। यानी कि टाइम टेकन बाय वरुण डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय अनिल इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 18। इतना ही करना था इसमें मेरे हिसाब से।
इतना काफी है। कल हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स को भी थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे।